कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को भाग 7 निबंध का कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इस निबंध में क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भी 3 ही निबंध बताऊंगा, 3 निबंध के साथ फिर ये समाप्त कर दूंगा और आगे भी निबंध चलते रहेंगे। चलिए देखते हैं, ये आज 19वां निबंध शुरू हो रहा है। तो राष्ट्रीय पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व में गणतंत्र दिवस ले रहे हैं 26 जनवरी। तो गणतंत्र दिवस हमारे 26 जनवरी को देखते हैं इसमें कैसे लिखना है निबंध आपको। सबसे पहले 26 दिसंबर 1928 को लाहौर में हमारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प लिया था। पूर्ण स्वराज्य की यह प्रतिज्ञा हर वर्ष 26 जनवरी को दोहराई जाती थी। भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत का नया संविधान बना। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और देश को पूर्ण गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित किया गया। तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 26 जनवरी को हम लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। प्रातः काल शाला के छात्र प्रभात फेरी निकालते हैं, नारे लगाते हैं, झंडा फहराते हैं और भारत माता की जय जयकार से गगन गूंज उठता है। प्रत्येक सरकारी भवन पर झंडा फहराया जाता है। शाम को रोशनी की जाती है। शालाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छात्रों को मिठाई बांटी जाती है। गणतंत्र दिवस पावन पर्व है। यह हमें वर्षों की गुलामी के बाद मनाने को मिला है। हम इस अवसर पर अपने अमर शहीदों को याद करते हैं तथा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मर मिटने का संकल्प लेते हैं। चलिए हम अगले निबंध की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो यह हमारा अगला है 20वां निबंध दे रहा हूं इसमें, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो पहले इसकी रूपरेखा बनाते, वैसे हर एक निबंध में बच्चों रूपरेखा जरूर होती है बनाना है। तो सबसे पहला नंबर प्रस्तावना का होता है, दूसरा है वैदिक काल की नारी, नंबर 3 है प्राचीन काल की नारी, नंबर 4 है पतन का युग, नंबर 5 है वीरांगनाएं, नंबर 6 है नारी के विशेष गुण और नंबर 7 है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, नंबर 8 वर्तमान स्वरूप और नंबर 9 उपसंहार। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, रूपरेखा में पहले नंबर पे प्रस्तावना और अंतिम नंबर पे उपसंहार का होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए प्रस्तावना पहले देखते हैं क्या है प्रस्तावना। जिस प्रकार तार के बिना वीणा और धुरी के बिना रथ का पहिया बेकार होता है, उसी प्रकार नारी के बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन, इस सच्चाई को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। वैदिक काल में मनु ने यह घोषणा करके कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमते, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नारी की महत्ता प्रतिपादित की है। वैदिक काल की नारी देखते हैं क्या। वैदिक काल में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। कन्याओं को पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध था। मैत्रेयी, गार्गी जैसी स्त्रियों की गणना ऋषियों के साथ होती थी। प्राचीन काल की नारी, कोई भी क्षेत्र नारी के लिए वर्जित नहीं था। वे रणभूमि में जौहर दिखाया करती थीं, तथापि उनका मुख्य कार्य क्षेत्र घर था। दुर्भाग्य से नारी की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। पतन का युग, मुस्लिम काल में नारी के सम्मान को विशेष धक्का लगा। वह भोग विलास की सामग्री बन गई और पर्दे में रखा जाने लगा। उससे शिक्षा व स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए। वीरांगनाएं, मुस्लिम युग में पद्मिनी, दुर्गावती, अहिल्याबाई सरीखी नारियों ने अपने बलिदान एवं योग्यता से भारतीय नारी का गौरव बढ़ाया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। नारी के विशेष गुण, भारतीय इतिहास की सारी उथल पुथल के बाद भी भारतीय नारी के कुछ ऐसे गुण उसके चरित्र से जुड़े रहे हैं जिनके कारण वह विश्व की नारियों से पूरी तरह अलग रही। ममता, सहनशीलता, न्याय, सेवा भाव, नम्रता, लज्जा और मर्यादा, ये विशेष गुण
हैं जो भारतीय नारी को गौरवान्वित करते हैं। विकास के इस सोपान के बावजूद आज भी बहुत सी नारियों की दशा गिरी हुई है। वह परिवार की अवहेलना, उपेक्षा तथा प्रताड़ना की शिकार है। विवाह पूर्व पिता तथा विवाह के पश्चात पति के दबाव में वह कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती है। घर की चार दीवारी में कैद तथा उसकी स्थिति पिंजरे के पंछी की तरह हो गई है। इसलिए उसे अबला, पैरों की जूती तथा दीनहीन समझा जाता है। पश्चिम सभ्यता का प्रभाव। एक तरफ तो नारी पिछड़ी हुई है तो दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगती हुई भारतीय नारी तितली बन रही है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों से दूर होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार का विघटन होने लगा है, जीवन का सुख समाप्त होने लगा है। नारी जागरण के नाम पर भारतीय नारी को उत्तरदायित्व से दूर ले जाया जा रहा है। संतान व परिवार के प्रति वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्णतः नहीं कर पा रही है। यह किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। वर्तमान स्वरूप। नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, पुरुष की दासता से मुक्त हो, यह अच्छी बात है, किंतु स्वतंत्रता की अति न पुरुषों के लिए शुभ है न नारी के लिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उपसंहार। आज विश्व युद्धों से भयभीत, सर्वत्र अशांति है। ऐसे विषम समय में नारी में उन गुणों के विकास की जरूरत है जो उसे परंपरागत से प्राप्त है। वह सभी का सुख चाहती है। वह संघर्ष नहीं, त्याग और ममता की देवी है। वह शक्ति भी है जो दानवों का विनाश करती है। वह नव निर्माण की शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। भारतीय नारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह प्रत्येक युग में किया है। वह अपने विशिष्ट गुणों के कारण आधुनिक युग में भी पुरुषों से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। यह अवश्य हुआ है कि वह बाह्य क्षेत्रों में जितनी प्रगति कर रही है उतनी कुशलता पूर्वक अपने पारिवारिक दायित्वों से पिछड़ रही है। भारतीय नारी की प्रगति के अनेक सोपानों पर चढ़ने के लिए अभी भी अथक प्रयत्न करना है। अगले निबंध की ओर बढ़ते हैं। नंबर 21 पे आ रहा है शाला वार्षिकोत्सव या स्नेह सम्मेलन। चलिए देखते हैं प्रस्तावना इसमें। उत्सवों का जीवन में बड़ा महत्व है। ये मानव जीवन में रस घोलने तथा उत्साह भरने आते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में उत्सव का महत्व है, उसी प्रकार कामोवेश किसी संस्था के लिए उत्सव महत्वपूर्ण होता है। प्रायः हर विद्यालय में जयंतियों के साथ वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। वार्षिकोत्सव में एक ओर तो छात्राओं की साहित्यिक तथा सांस्कृतिक प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, तो दूसरी ओर समाज के समक्ष विद्यालय की छवि प्रस्तुत होती है। छात्रों को जब उनकी प्रतिभा के लिए पुरस्कृत किया जाता है तो इससे दूसरे छात्र भी प्रेरित होकर और अधिक प्रयास करते हैं। पढ़ाई की एक रसता को दूर कर वार्षिकोत्सव ही छात्रों में जीवन, भावनाओं तथा विविध प्रगति का संचार करता है। उत्सव की तैयारी। हमारा शाला वार्षिकोत्सव प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजन के दिन मनाया जाता है। यह पूजा माघ शुक्ल पंचमी को होती है। इसे बसंत पंचमी कहते हैं। इस पंचमी को धूमधाम से मनाने के लिए 15 दिन पहले पूरा विद्यालय सक्रिय हो जाता है। कहीं नाटक का अभ्यास चलता रहता है तो कहीं नृत्य का। कहीं निमंत्रण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, सामियाने ताने जा रहे हैं, तो कहीं सरस्वती की प्रतिमा सजाई जा रही है। इस प्रकार शिक्षक और छात्र सभी उत्सव में व्यस्त रहते हैं। उद्घाटन। सरस्वती पूजन से ही इस उत्सव का उद्घाटन होता है। हमारे आचार्य और शाला नायक मिलकर पूजन करते हैं। सभी शिक्षक एवं छात्र इस पूजन में उपस्थित रहते हैं। उसी उल्लास तथा श्रद्धा के पुष्पवाणी के चरणों पर चढ़ाते हैं और प्रसाद रूपी प्रसन्नता देकर कृत्य होते हैं। संध्या को सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन होता है।
कई विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए जाते हैं जो इस उद्घाटन की प्रक्रिया दीप जलाकर पूरी करते हैं। छात्र उनके उत्साहवर्धक भाषण सुनते हैं, फिर रंगारंग कार्यक्रम आरंभ हो जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। हमारे विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े आकर्षक और भव्य होते हैं। दर्शक घंटों मंत्रमुग्ध होकर इन्हें देखते रहते हैं। कहीं सुआ नृत्य की झांकी है तो कहीं गरबा की बहार है। भांगड़ा नृत्य को तो देखकर ऐसा लगता है कि पंजाब हमारे मंच पर उतर आया हो। इसकी गतिमयता से अभिभूत होकर सभी दर्शक आनंद के झूले पर झूलने लगते हैं। उनके ताल पर मन नाचने लगता है। ऐसा लगता है कि आनंद को आनंद आ रहा है और उत्सव उत्साहित हो रहा है। समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 दिन तक चलते रहते हैं। दूसरे दिन की संध्या को उत्सव पूर्ण पा जाता है। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम इन्हीं क्रम में संध्या को होता है। इस अवसर पर शाला में आयोजित परीक्षा, विज्ञान, खेल, साहित्यिक कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए छात्र पुरस्कृत किए जाते हैं। मुख्य अतिथि के भाषण तथा प्राचार्य के धन्यवाद ज्ञापन से पहले वर्ष के लिए उत्सव को विदा किया जाता है तथा साथ ही यह कामना की जाती है कि वह बार बार हमारे जीवन में आता रहे और हमें उत्साह और बुद्धि प्रदान करता रहे। इसी के साथ आज का निबंध का पार्ट जो है समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद, थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।